डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले देश को बदनाम करने वाली नई टूलकिट का डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस इतिहासकार के लिखे शब्दों को आप अब तक सच मानकर पढ़ रहे थे, उस इतिहासकार ने अपने शब्दकोश से एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिससे भारत को बदनाम किया जा सके। यह शब्द है हिंदू पाकिस्तान। इसके जरिए पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा, हिंदू पाकिस्तान बन गया है। नया शब्द है बिल्कुल ये, हिंदू पाकिस्तान। आज आपको जानना चाहिए कि हिंदू पाकिस्तान का मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले आप उन इतिहासकार का नाम जान लीजिए। भारत को हिंदू पाकिस्तान बताने वाले ये विश्व विख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं। आप इन्हें डिजाइनर इतिहासकार भी कह सकते हैं। मित्रों, रामचंद्र गुहा ने 42 मिनट के एक इंटरव्यू में हिंदू पाकिस्तान की थ्योरी पेश की। गुहा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि आज का हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा हो गया है। उन्हें आज के भारत में वैसी ही बर्बरता दिख रही है जैसी मध्यकाल यानी मुगल काल के दौरान हुआ करती थी। एक मीडिया हाउस को दिए 42 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने हिंदू पाकिस्तान के नैरेटिव को सही ठहराने के लिए 6 तर्क दिए हैं। पहले आप गुहा साहब के तर्कों को ध्यान से सुनिए। नंबर 1, 2026 में भारत हिंदू पाकिस्तान बनने के जितना करीब है उतना पहले कभी नहीं था। यानी गुहा साहब को लग रहा है कि यह साल जो अभी शुरू हुआ है, जिसके सिर्फ 40 दिन बीते हैं, इन 40 दिनों में इस महान इतिहासकार ने अंदाजा लगा लिया कि भारत हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। नंबर 2, राजनीति, कानून, शब्द और कामकाज में भारत पाकिस्तान जैसा ही होता जा रहा है। नंबर 3, भारत और पाकिस्तान में फर्क बस इतना है कि यहां मुसलमान नहीं, अब थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान में फर्क बस इतना है कि यहां मुसलमान नहीं, हिंदू दूसरे धर्मों के नागरिकों पर शासन करते हैं। ये सारे तर्क हैं हिंदू पाकिस्तान के नैरेटिव को सही साबित करने के लिए। नंबर 4, भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। पिछले 3 चुनावों में सत्ताधारी पार्टी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होना, सार्वजनिक जीवन से मुसलमानों को बाहर करना है। ये महान इतिहासकार गुहा साहब कह रहे हैं। नंबर 5, मुसलमानों को हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उनके साथ मध्य युगीन बर्बरता जैसा व्यवहार हो रहा है। यानी मुगल काल में जिस तरीके की बर्बरता होती थी, जिस तरह औरंगजेब क्रूरता करता था, वैसी ही बर्बरता गुहा साहब को आज भारत में दिखाई दे रही है। नंबर 6, भारत में मुसलमान अपने हिंदू आकाओं की मनमानी पर जीते और काम करते हैं। यानी अपने बुद्धि विलास और बौद्धिक आतंक से डिजाइनर इतिहासकार रामचंद्र गुहा साहब ये साबित करना चाहते हैं कि सरहद के उस पार मुस्लिम पाकिस्तान है और इस पार हिंदू पाकिस्तान है। मतलब जैसी स्थिति पाकिस्तान में है वैसी ही स्थिति आज भारत में भी है। विद्वान गुहा जी को अचानक हिंदू पाकिस्तान वाला विचार कहां से आया? क्या गुहा साहब की हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी तर्क संगत है? अगर भारत हिंदू पाकिस्तान होता, अगर भारत में हिंदू दूसरे धर्मों के नागरिकों पर शासन कर रहे होते, तो क्या यामीन और यासीन जैसे शख्स दिल्ली में हिंदू दुकानदार की हत्या करने का दुस्साहस कर सकते थे? मित्रों, ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले की नहीं है, बल्कि दिल्ली के मयूर विहार में मोबाइल चार्ज करने से मना करने पर वीर सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी के नाम यामीन और यासीन हैं। इन दोनों हमलावरों ने दुकानदार वीर सिंह से मोबाइल चार्ज करने को कहा। वीर सिंह को शक हुआ कि मोबाइल चोरी का है, इसलिए उसने इनकार कर दिया। इस बात से नाराज यामीन और यासीन ने चाकू से वीर सिंह पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। रामचंद्र गुहा साहब विश्वविख्यात विद्वान हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन करना होता है। शायद भारत की सही स्थिति की जानकारी के लिए उन्हें समय नहीं मिलता होगा। इसलिए आज हम रामचंद्र गुहा साहब से कहेंगे कि महज चंद मिनट का समय निकालिए और वीर सिंह के परिवार का दर्द सुनिए। इस परिवार की बिलखती आवाज को सुनिए और उनकी पीड़ा को महसूस कीजिए।
बेटा चाहिए, मेरा बेटा सुबह से मेरा बेटा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी से। मेरा बेटा अंदर गए, 3 लोग चार्ज लगाने के लिए फोन किए, उसने मना कर दिया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो फिर चाकू घोंप दिया। जब तक ऐसे को इनकाउंटर मारे नहीं, कुछ उनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर करेंगे। रामचंद गुहा साहब, सुना है विद्वान ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यकीनन आप वीर सिंह के परिवार के दर्द को महसूस कर पाएंगे। आपकी हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी सही होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो हुआ है उससे साफ है कि आपने जिन्हें पीड़ित बताया वो तो हत्यारे निकल रहे हैं। गुहा साहब, माफ कीजिएगा, हमें आपके ब्रांड वाली मध्यकालीन बर्बरता नहीं मिली। जो कुछ मिला वो आपकी वाली थ्योरी पर अब सवाल उठाता। मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान जीन जैक्स रूसो ने कहा है कि इतिहास में असत्य की मिलावट ने मानव विकास में सबसे ज्यादा बाधा डाली है। रामचंद गुहा साहब आधुनिक भारत के सबसे नामचीन इतिहासकार हैं। हमें भरोसा था कि वो इतिहास में अपनी कल्पना की मिलावट नहीं करते होंगे, इसलिए हम हिंदू पाकिस्तान वाली उनकी थ्योरी के साक्ष्य जमीन पर तलाश रहे थे। इस तलाश में हम वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के दालमंडी इलाके में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। जानते हैं क्या हुआ? यहां कुछ अतिवादी सड़क पर उतर आए, धार्मिक नारे लगाए, पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। गुहा साहब, अगर भारत में हिंदू मुगलों जैसी बर्बरता कर रहे होते तो क्या अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ मजहबी नारे लगते क्या? रामचंद गुहा जी और इस तरीके की कुंठित सोच को सींचने वाले लोग भी अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। कानून की नाफरमानी और अपने शब्दों को ही कानून मानने की मनमानी, विद्वान इसे ही मध्यकालीन बर्बरता बताते हैं। रामचंद गुहा ने कहा कि भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। क्या दूसरे दर्जे के नागरिक सड़क पर ऐसे हंगामा करते हैं? साक्ष्य तो यही कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करते। लेकिन यहां फिर हम अंडरलाइन करेंगे, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं और यहां जिस कट्टरपंथी शब्दावली का प्रयोग हो रहा था वो हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी का समर्थन नहीं करती। ये तो पाकिस्तान वाली कट्टरपंथी बर्बरता है गुहा साहब। मित्रों, इससे पहले भी हिंदुओं को कलंकित करने के लिए कई शब्द इजाद किए गए। भगवा आतंकवाद, हिंदू तानाशाही, हिंदू असहिष्णुता जैसे शब्दों के जरिए हिंदुओं पर लांछन लगाने की साजिशें होती रही हैं। अब रामचंद गुहा ने भारत विरोधी शब्दकोश में, डिक्शनरी में हिंदू पाकिस्तान वाला शब्द और नया नैरेटिव जोड़ दिया है। रामचंद गुहा साहब, आप पाकिस्तान का अर्थ समझते भी हैं। पाकिस्तान का मतलब है कट्टरवाद, धार्मिक असहिष्णुता। पाकिस्तान का मतलब है धार्मिक अल्पसंख्यकों का सामूहिक संहार। पाकिस्तान का अर्थ है शरिया का शासन। संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान का मतलब है मुगल काल वाली मानसिकता और मध्ययुगीन बर्बरता। भारतीय समाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदरणीय रामचंद गुहा जी, आप जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन में व्यस्त थे तब इसी भारत के मुर्शिदाबाद में मध्यकालीन बर्बरता की निशानी को खड़ा करने की जिद सामने आई। गुहा साहब, ये सत्य है, मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। वही बाबरी मस्जिद जो भारत के इतिहास में मध्यकालीन बर्बरता की याद दिलाता सबसे काला पन्ना है। रामचंद गुहा जी, आप विचारवान व्यक्ति हैं, विचार कीजिए। अगर सचमुच आज के भारत में मध्यकाल वाली बर्बरता होती, अगर भारत हिंदू पाकिस्तान होता, तो क्या मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखी जाती? बिल्कुल नहीं रखी जाती। आपने कहा कि भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। अगर ऐसा होता तो इस उन्माद को रोकने की बात करने वाले एक मुख्यमंत्री को धमकियां नहीं मिलती। योगी आदित्यनाथ को हुमायूं कबीर चैलेंज नहीं कर रहे होते। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है।
जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है, मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा, किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। रामचंद्र गुहा जी, जिसे आप पीड़ित बता रहे हैं ना, वो धमकी दे रहे हैं। जिसे आप दूसरे दर्जे का नागरिक बता रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। ये हिंदू पाकिस्तान के लक्षण तो नहीं है। ये भारत को कट्टरपंथी पाकिस्तान बनाने वाली सोच का प्रमाण है। अफसोस है कि अपने वैचारिक बंधन में आप इस सच को देख नहीं पा रहे हैं। चार्जर नहीं देने पर चाकू मारकर हत्या कर देना, अवैध अतिक्रमण हटाने पर सड़क पर कट्टरपंथी नारेबाजी, नई बाबरी बनाने वाली जिद। रामचंद्र गुहा जी, ये मध्यकालीन बर्बरता है जिन्हें आप पीड़ित, दबा कुचला, मजबूर बता रहे हैं। वो ही आपके शब्दों में मध्यकालीन बर्बरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये चंद लोग हैं, इनका रक्षा कवच बनकर आपके जैसे विद्वान नए तर्क गढ़ते हैं, नए शब्द गढ़ते हैं। आप कहेंगे कि हिंदुओं ने इन्हें इतना सताया, दबाया, पीड़ित किया कि ये हिंसा पर उतारू हो गए। इनकी हिंसा को एक्शन का रिएक्शन बताने लगेंगे, और यही हो भी रहा है। रामचंद्र गुहा जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, भारत में मुसलमानों को सार्वजनिक जीवन से बाहर किया जा रहा है। आपको पता है, इसी भारत के मालेगांव में एक इस्लाम पार्टी बनी है। नाम से ही इसकी विचारधारा की जानकारी मिल जाती है। इस इस्लाम पार्टी ने मालेगांव में अपना मेयर बनाया है। और सुनिए, इस्लाम पार्टी वाली विचारधारा के दूसरे वाहक कैसे बहुसंख्यकों को चुनौती दे रहे हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं, और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं, और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। आदरणीय रामचंद्र गुहा जी, सुना आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा में धमकी देने वाला अंदाज है। क्या राजनीति में हाशिए पर डाला गया कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है? क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी थ्योरी भारत विरोधी टूलकिट का नया संस्करण बताई जा रही है। यह सच आपकी मानसिकता को दुख पहुंचा सकता है, और हमारी बातों से अगर आपको दुख हो रहा हो तो हमें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिशें सफल नहीं होने देंगे। आप हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बताएंगे, ये नहीं चलेगा। ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार ने कहा है कि इतिहास हमेशा चयन और व्याख्या का विषय है। इसलिए अगर इतिहासकार पक्षपाती हो तो हेरफेर करना बहुत आसान हो जाता है। रामचंद्र गुहा साहब यही हेरफेर कर रहे हैं। वो छवि निर्माता हैं, अपने शब्दों से दुनिया में भारत की छवि का निर्माण करते हैं। गुहा साहब बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच और शब्दों की पहुंच वैश्विक है। इसलिए इन्हें 2001 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल हिस्ट्री ने सम्मानित किया। 2002 में ब्रिटेन ने डेली टेलीग्राफ क्रिकेट सोसाइटी बुक ऑफ द ईयर से सम्मान दिया। 2008 में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इन्हें दुनिया के टॉप 100 बुद्धिजीवियों की लिस्ट में शामिल किया। 2014 में अमेरिका येल यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज का सम्मान दिया। 2015 में जापान में इन्हें फुओका एशियन कल्चर प्राइज मिला। 2019 में अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन ने इन्हें ऑनरेरी फॉरेन मेंबर बनाया। ये सम्मान बताते हैं कि पश्चिमी देशों में इनके शब्दों का कितना महत्व है। गुहा साहब पश्चिमी विचारों के वाहक हैं। ये भारत में भी पश्चिमी मॉडल वाला समाज और पश्चिमी मॉडल वाला लोकतंत्र चाहते हैं। सोचिए, कानून व्यवस्था की छोटी मोटी समस्या किस देश में नहीं होती? प्रदर्शन तो उन पश्चिमी देशों में भी होते हैं जिन्हें गुहा साहब आदर्श मानते हैं। इन्हें मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं दिखाई देती, इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही जंग दिखाई नहीं देती, विस्तारवाद नहीं दिखाई देता। सोचिए, रामचंद्र गुहा जैसे वैचारिक अतिवादियों ने इस लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को ही मध्यकालीन बर्बरता और हिंदू पाकिस्तान जैसी भारी भरकम शब्दों से जोड़कर भारत विरोधी नैरेटिव के तौर पर पेश कर दिया। इसलिए दूसरे विद्वान रामचंद्र गुहा की थ्योरी पर अब सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू थे जब इंडिपेंडेंस हुआ 18%, आज 2% में चला गया। और बांग्लादेश में उस टाइम 23% हिंदू थे, आज वहां पे भी 2-3% में आ गया।
तो डेमोग्राफी का हिसाब से हिंदू पाकिस्तान आप कैसे जस्टिफाई करोगे जब यहाँ पे मुसलमान हर दिन बढ़ते जा रहा है। भारत में हर किसी को वो फ्रीडम है कि वो अपने सेलिब्रेशंस कर सके, फेस्टिवल्स मना सके। रामचंद्र गुहा जी और ऐसे इतिहासकार जो मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड इतिहासकार हैं वो ये इक्वेशन करते हैं या इक्वेट करते हैं भारत को पाकिस्तान से, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये बहुत ही एक नैरो माइंडेडनेस उनका दिखाता है। मित्रों, जरूरी है कि आज मध्यकालीन बर्बरता और हिंदू पाकिस्तान जैसे शब्दों से भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वालों को आईना दिखाया जाए। रामचंद्र गुहा साहब आपको उदयपुर के कन्हैयालाल जरूर याद होंगे, वही कन्हैयालाल जिन्हें 28 जून 2022 को बर्बरता से मार डाला गया था। मोहम्मद रियाज अतारी और गौस मोहम्मद ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी थी। सिर तन से जुदा करने वाली सोच को ही मध्यकालीन बर्बरता कहते हैं। 21 जून 2022 को अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर 2019 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की गला रेत कर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 26 जुलाई 2022 को कर्नाटक में प्रवीण नेतारू को तेज हथियारों से हमला कर मार दिया गया था। और सुनिए, 12 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी प्रदर्शन के दौरान हरगोविंद और उनके बेटे चंदन की हत्या कर दी गई। उसी मुर्शिदाबाद में कई हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए जहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। और आप कहते हैं हिंदू मुसलमानों पर शासन कर रहे हैं, आप कहते हैं हिंदू मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, आप कहते हैं भारत हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। इतिहासकार हैं तो इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे और हम भारत के लोग आपके शब्दों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। रामचंद्र गुहा साहब, आपने कहा है कि भारत में मुसलमान अपने हिंदू आकाओं की मनमानी पर जीते हैं। क्या दूसरे की मनमानी पर जीने वाले ऐसी बर्बर हत्याएं करते हैं? खुली आंखों से देखिए, अपने दिल, दिमाग और आंखों से भारत विरोधी नैरेटिव का चश्मा उतारिए। इस सच को स्वीकार कीजिए कि मध्यकालीन बर्बरता का प्रदर्शन वही लोग कर रहे हैं जिन्हें आप कथित तौर पर दूसरों की मनमानी पर जीने वाला बता रहे हैं। रामचंद्र गुहा और उनके जैसे कथित प्रोग्रेसिव सोच वालों की परेशानी यह है कि वो बदलाव को स्वीकार नहीं करते। ये ठीक है कि इन बुद्धिजीवियों को शासन से नाराजगी हो सकती है, शासन में बैठे किसी व्यक्ति विशेष से इनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन क्या अपनी नाराजगी को सही साबित करने के लिए देश को कलंकित करना, उसे हिंदू पाकिस्तान बताना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं। रामचंद्र गुहा जी, आपको अगर सरकार से, सिस्टम से कोई शिकायत है तो खुलकर नाम लेकर आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कृपया अपने वैचारिक आग्रहों और कुंठा को भारत विरोधी नैरेटिव का रंग नहीं दें। भारत को हिंदू पाकिस्तान ना बनाएं, भारत को भारत ही रहने दें। और ये जो बातें हमने आपको बताई, ये जो घटनाएं हमने आपको बताई, वो एक चेहरा था। रामचंद्र गुहा जी शायद भूल गए कि इस देश में मुसलमानों ने तरक्की भी की है, हर दिशा में तरक्की की है। वैज्ञानिक तौर पर तरक्की की है, आर्थिक तौर पर तरक्की की है, सामाजिक तौर पर तरक्की की है, राजनीति में तरक्की की है। वो हिस्सा तो अलग है ही। डीएनए मित्रों, जिस बेंगलुरु में हिंदू पाकिस्तान वाले इतिहासकार रामचंद्र गुहा रहते हैं, हमारा अगला विश्लेषण भी उसी शहर से जुड़ा हुआ है। कल के डीएनए में हमने आपको बताया था कि सिद्धारमैया सरकार वोट के लिए आर्थिक तुष्टीकरण कर रही है, अल्पसंख्यकों के कर्ज पर ब्याज माफ कर रही है। अब उसी कर्नाटक में सत्ता का तुष्टीकरण भी हो रहा है। नेताओं को मनाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए मंत्री का पद उपहार के रूप में बांटा जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 54 नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। ये लोग अलग अलग बोर्ड, निगम या प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब तत्काल प्रभाव से इन्हें मंत्री का दर्जा दे दिया गया। इस तरह कर्नाटक में मंत्रियों और दर्जा प्राप्त मंत्रियों को मिलाकर कुल संख्या, अब इस संख्या को नोट करके रखिएगा क्योंकि तभी आप आगे की पूरी इस खबर को समझ पाएंगे। तो जो कुल संख्या है वो मिलाकर हो गई है 149। सोचिए, जिस कर्नाटक में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 224 है, वहां 149 नेता मंत्री बन गए। जिस कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 134 है, वहां 149 नेता मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। यानी कांग्रेस के जितने विधायक नहीं हैं, उससे ज्यादा मंत्री हो गए। आप हैरान हो रहे होंगे कि इतने ज्यादा मंत्री कैसे बन गए।
जबकि संविधान यह कहता है कि कुल विधायकों के 15% से ज्यादा विधायक मंत्री नहीं बन सकते। यानी कर्नाटक में 34 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। फिर 149 मंत्री कैसे बन गए? इसका जवाब यह है कि बाकी लोगों को मंत्री का दर्जा दे दिया गया। यानी वो संविधान के मुताबिक तो मंत्री नहीं कहलाएंगे, लेकिन सुविधाएं उन्हें मंत्री वाली ही मिलेंगी। संविधान में दर्जा प्राप्त मंत्री का जिक्र नहीं है, ये शपथ भी नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें मंत्रियों वाली सुविधाएं मिलेंगी। अब आपको इन 149 मंत्रियों का पूरा हिसाब किताब भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, इनमें से पूरी तरह से मंत्री यानी फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर्स 32 ही हैं। बाकी दर्जा प्राप्त मंत्री 43 विधायकों को कैबिनेट रैंक दी गई है। 9 ऐसे लोगों को कैबिनेट रैंक दी गई है जो विधायक नहीं हैं। इसके अलावा 11 विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और अब 54 गैर विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। इस तरह यह आंकड़ा 149 पर पहुंच जाता है। सोचिए, संविधान के मुताबिक 34 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उतने लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। 32 ही फुल फ्लैश मिनिस्टर हैं। बाकी 117 लोगों को सरकार ने बैकडोर से मंत्री बना दिया। 2003 के 91वें संविधान संशोधन के तहत जंबो कैबिनेट पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने बड़ी संख्या में दर्जा प्राप्त मंत्री बनाकर उसे दरकिनार कर दिया। डीएनए मित्रों, सिद्धरमैया सत्ता के तुष्टीकरण अपनी जेब से नहीं कर रहे हैं। उनके करीबी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इस मेहरबानी की कीमत आम जनता चुकाएगी। आप और हम जो टैक्स के पैसे देते हैं, उसी से मंत्रियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं का खर्च उठाया जाएगा। आपको जानना चाहिए कि मंत्रियों को कितना वेतन और भत्ता हर महीने दिया जाता है। दर्जा प्राप्त मंत्रियों का वेतन 50,000 रुपए। इसके अलावा मेहमानों के स्वागत के लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। यात्रा भत्ते के रूप में 2,500 रुपए मिलते हैं, यानी 30 दिन के महीने में 75,000 रुपए यात्रा भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। गाड़ी के लिए ईंधन भत्ते के रूप में महीने में 1 लाख रुपए मिलता है। आवास भत्ते के रूप में 80,000 रुपए दिए जाते हैं। स्टाफ के खर्च के रूप में 20,000 रुपए मिलते हैं। इस तरह एक मंत्री पर सरकार हर महीने लगभग 3,28,000 रुपए खर्च करती है। यानी एक दर्जा प्राप्त मंत्री के तुष्टीकरण की कीमत एक महीने में 3,28,000 रुपए है, जो टैक्स पेयर की जेब से जाता है। अगर हम फुल फ्लेज मिनिस्टर को छोड़ दें तो ऐसे मंत्रियों की संख्या 117 है। यानी एक महीने में 3,84,00,000 रुपए के आसपास इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों पर खर्च होंगे। साल के हिसाब से देखें तो लगभग 46 करोड़ रुपए इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों पर खर्चा आएगा। सोचिए, सत्ता के तुष्टीकरण की कीमत हर साल 46 करोड़ रुपए है। डीएनए मित्रों, दर्जा प्राप्त मंत्री का यह दायरा कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में 35 नेताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया। 14 फुल फ्लेज वहां मिनिस्टर हैं। इसी तरह 49 मंत्री हो जाते हैं, जबकि यहां बीजेपी के 54 विधायक हैं। इसके अलावा यूपी में भी दर्जा प्राप्त मंत्रियों का रिवाज रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये तो हमने आपको खर्चा बता दिया। ये जो दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं, इनके असली जो कहते हैं ना रसूख होता है, वो प्रोटोकॉल होता है, वो जो सिक्योरिटी इनको मिलती है, उसका खर्चा अलग होता है। मित्रों, अब हम ईरान में खलीफा के ऑपरेशन खातून का विश्लेषण करेंगे। ईरान में विरोधियों के खिलाफ खामनेई ने सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है और इस अभियान का सबसे बड़ा निशाना वो महिलाएं हैं जो खामनेई की सत्ता के लिए खतरा बन सकती हैं। आपको ये बात सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन जिस महिला को दुनिया ने शांति का नोबेल पुरस्कार दिया, ईरान में उसे सिर्फ खामनेई और इस्लामिक शासन का विरोध करने के लिए 44 साल की सजा दे दी गई। आज आपको जानना चाहिए किस खातून ने ईरान के सबसे ताकतवर नेता को इतना डरा दिया कि उसे जीवन भर जेल में रखने की तैयारी की गई है। मित्रों, अगले 24 घंटे ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर वॉशिंगटन में बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बड़ी बैठक होगी, जिसमें ईरान पर हमले की डेट तय की जा सकती है। आज आपको जानना चाहिए ईरान ने इस संभावित हमले का जवाब देने की कौन सी डबल लेयर वाली तैयारी की है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, संभावित युद्ध से पहले ईरान की जेल में डाले गए विरोधी नेताओं की लिस्ट कितनी लंबी है। मित्रों, ईरान में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी और सजा का विरोध आज पूरी दुनिया में हो रहा है। ये दोनों महिलाएं ईरान में दशकों से इस्लामिक शासन का विरोध कर रही थीं। इनमें से एक का नाम नरगिस मोहम्मदी है, जिन्हें 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।
लेकिन जिस महिला को दुनिया ने शांति दूत माना, उसे ईरान में सरकार का विरोध करने और अशांति फैलाने के आरोप में 7 साल की नई सजा सुना दी गई। हम नई सजा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरगिस जब जब सरकार का विरोध करती हैं, उनको सजा सुना दी जाती है। आप सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन ईरान में एक भौतिक विज्ञानी, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी की कुल सजा अब 44 साल हो गई। सोचिए, एक महिला जिसने लेख लिखे, जिसने महिला के अधिकारों की बात की, जिसने चुनावी सुधार की बात की, जिसने जेल के अंदर अत्याचारों का खुलासा किया, उसे सम्मान देने के बजाय ईरान में 44 साल की सजा सुना दी गई। इस घटना से आप समझ सकते हैं ईरान के सबसे ताकतवर धार्मिक नेता को इस खातून से कितना डर लगता है। सरकार के लिए नरगिस मोहम्मदी अपराधी हैं, लेकिन ईरान के लोगों के लिए नरगिस मोहम्मदी डर के खिलाफ खड़ी हिम्मत का चेहरा है। जिस देश में चुप रहना ही जिंदा रहने की शर्त हो, वहां उन्होंने लगातार बोलना चुना और इसकी कीमत नरगिस ने जेल, यातना और दशकों की सजा के रूप में चुकाई। नई सजा के ऐलान के वक्त ईरान की अदालतों ने नरगिस पर आरोप लगाए कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश की, जबकि नरगिस ने जेल में अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अदालत ने नरगिस पर राज्य के खिलाफ प्रचार का आरोप लगाया, जबकि वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रही थी। लेकिन ईरान में यह सब अपराध माना जाता है। ईरान में नरगिस को महिला आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनने की सजा मिली। 2022-23 के वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया, ईरान की नैतिक पुलिस और हिजाब का विरोध किया। लेकिन ईरान के इस्लामिक शासन की नजर में महिला नेतृत्व को सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है, इसलिए नरगिस जेल में। अब तक नरगिस कुल 13 साल की सजा काट चुकी हैं, यानी अपने जीवन का 1 दशक से ज्यादा का वक्त उन्होंने जेल में ही गुजारा है। जेल में उनको अकेली कोठरी में रखा जाता है। 2022 में वो कई साल बाद जमानत पर रिहा हुई, तब उनकी दिल की सर्जरी की गई थी। उसके बाद फिर से उनको वापस जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों पहले उनको फिर से इलाज के लिए जमानत मिली थी, लेकिन इस्लामिक शासन के खिलाफ नए आंदोलन की शुरुआत होते ही उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब अपने बयान के लिए 7 साल की नई सजा उनको सुना दी गई। नरगिस 90 के दशक से खामनेई शासन का विरोध कर रही हैं। 44 साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, कभी बयान वापस नहीं लिए। आज उनका एक पुराना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जब उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब काफी बीमार होने के बावजूद उन्होंने खुले बालों में सरकार विरोधी नारे लगाए। नरगिस मोहम्मदी वुमेन लाइफ फ्रीडम का नारा लगा रही हैं। यह ईरान के 2022-23 के बड़े विरोध आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध स्लोगन रहा है, जो हिजाब का विरोध कर रही महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ था। नरगिस मोहम्मदी आजादी हमारा हक है और आजादी जिंदाबाद का नारा बुलंद कर रही हैं, वो भी तब जब इस महिला की हार्ट की सर्जरी हो चुकी है और जेल में मिली यातनाओं की वजह से वो चल तक नहीं सकती थी। ईरान में ऐसी मजबूत महिलाओं को इस्लामिक शासन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, इसीलिए अक्सर वो सलाखों के पीछे ही डाल दी जाती हैं। अब खामनेई समर्थक धार्मिक नेता नरगिस मोहम्मदी को जेल में रखने की जगह तुरंत फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मित्रों, ईरान में जिस दूसरी विपक्षी महिला नेता की गिरफ्तारी की दुनिया भर में आलोचना हो रही है, उनका नाम अजहर मंसूरी है। अजहर मंसूरी ईरान के सुधारवादी मोर्चा की प्रमुख हैं। यह संगठन ईरान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, महिला और नागरिक अधिकार, सुप्रीम लीडर की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाओं की वकालत करता है। यह उन ईरानी लोगों का समूह है जो दुनिया से टकराव नहीं, संवाद चाहते हैं। और जिस वक्त ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है, खामनेई चाहते हैं ऐसे सवाल उठाने वाली महिलाएं सलाखों के पीछे ही रहें। इसलिए अजहर मंसूरी को एक दिन पहले रात को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान में काफी लोकप्रिय अजहर मंसूरी जनता और सुधारवादी गुटों के बीच एक पुल का काम करती थी, लेकिन ईरान में किसी भी तरीके की उथल पुथल शुरू होने से पहले उनको जेल में डाल दिया गया। वैसे ईरान में गिरफ्तार होने वाले बड़े विरोधी नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। ईरान में पूर्व उप विदेश मंत्री मोहसेन अमीनजादेह को भी बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। सुधारवादी नेता अमीनजादेह पश्चिमी देशों से संवाद और परमाणु समझौते के समर्थक हैं। इन पर विदेशी ताकतों से सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। इसके लिए ईरान में इनको उम्र कैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है। विपक्षी नेता इब्राहिम असारजादेह को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। 1979 में क्रांति के दौरान इब्राहिम अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने वाले छात्र नेताओं में शामिल थे, लेकिन बाद में इब्राहिम ने इस्लामी शासन की सख्ती की आलोचना करनी शुरू कर दी।
आज उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो व्यवस्था के भीतर बदलाव चाहते हैं। ईरान के सुधारवादी मोर्चे के सेक्रेटरी जनरल जवाद इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मीडिया में सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक थे। जवाद शांतिपूर्ण सुधार और चुनाव राजनीति के समर्थक हैं। इनको भी इस्लामिक शासन का विरोध महंगा पड़ा। यानी खामनेई हर उस चेहरे को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं जो अमेरिकी हमले के दौरान ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वाली भीड़ का नेता बन सकते हैं, या फिर ईरान में ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे दुनिया को ईरान के अंदर से कमजोर ईरान नजर आए। आज आपको ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती के आंकड़ों के बारे में भी जानना चाहिए। पिछले एक दशक में ईरान में 3 बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 2019-20 के पेट्रोल और आर्थिक आंदोलन में लगभग 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 1,000 महिलाएं भी शामिल थीं। 2022-23 में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन में करीब 20,000 गिरफ्तारियां हुई। इसमें लगभग 7,000 महिलाएं शामिल थीं। और 2025-26 के सरकार विरोधी आंदोलन में लगभग 26,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या 8,000 रही। मित्रों, इसके अलावा 2022 से 2025 के बीच यानी सिर्फ 4 वर्षों में ईरान के अंदर लगभग 3400 लोगों को 3,400 लोगों को फांसी भी दी गई है, जबकि 1979 यानी इस्लामिक क्रांति से अब तक ईरान में कम से कम 31,000 लोगों को फांसी दी गई है, जिनके नाम दस्तावेजों में दर्ज हैं। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ये आंकड़े बताते हैं ईरान का इस्लामिक शासन किसी भी आंदोलन को बुरी तरह कुचलने के लिए कुख्यात है। यानी खलीफा को विरोध में उठने वाली शांतिप्रिय आवाजें भी पसंद नहीं आती। वैसे ईरान का इस्लामिक शासन महिलाओं को आजादी दे या ना दे, लेकिन सलाखों के पीछे डालने में वो महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं करता। ईरान का इस्लामिक शासन महिलाओं को अपने लिए पुरुषों से बड़ा खतरा मानता है। मित्रों, एक तरफ ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता देश के अंदर अपने विरोधियों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को अपने परमाणु केंद्रों की चिंता भी सता रही है। ईरान को डर है अगर अमेरिका ने हमला किया तो सबसे पहले उसके परमाणु केंद्र निशाने पर होंगे। इसीलिए अब ईरान अपने परमाणु केंद्रों को सील कर रहा है। ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र की सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है। ईरान इस्फहान परमाणु केंद्र की सुरंगों और एंट्री गेट को कंक्रीट और मिट्टी से बंद कर रहा है ताकि अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। ईरान की कोशिश है अमेरिका के लिए हवाई हमला करना और स्पेशल फोर्स ऑपरेशन से साइट के अंदर घुसना आसान ना रहे। इस तरह सुरंगों और गेट को सील करने से बमबारी होने पर नुकसान कम होगा और अंदर रखा यूरेनियम सुरक्षित रह सकता है। ईरान के इस परमाणु केंद्र में यूरेनियम ऑक्साइड को गैस में बदला जाता है। यही गैस आगे नंताज और फोर्डो जैसे प्लांट्स में भेजी जाती है, जहां यूरेनियम का संवर्धन होता है। इस्फहान में ईंधन निर्माण, रिसर्च और स्टोरेज से जुड़ी इकाइयां मौजूद हैं। इस परमाणु केंद्र को पिछले हमले में भी निशाना बनाया गया था। ईरान भी जानता है अगर इस्फहान अमेरिकी हमले में पूरी तरह नष्ट हो गया तो देश का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला जाएगा। आज आपको ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बदनाम करने के आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय का आरोप है इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक काल्पनिक डर फैला रहा है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए डर सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं है। ईरान की मिसाइल्स को भी वो अपने देश के लिए खतरा मानते हैं और किसी भी कीमत पर अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए राजी करना चाहते हैं। इसलिए इजराइल की तरफ से अमेरिका को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है, ईरान अगर इजराइल की तय की गई बैलिस्टिक मिसाइल्स रेड लाइन को पार करता है तो इजराइल जरूर हमला करेगा। इजराइल इस मुद्दे पर इतना आक्रामक है कि उसने अमेरिका की भागीदारी के बिना भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इजराइल ने ईरान से समझौते के लिए जो शर्तें रखी हैं, उसमें भी ईरान को सिर्फ 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स रखने की छूट दी है, जिसे ईरान मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। इस हिसाब से हर साल 3600 मिसाइल्स बनेंगी। यानी ईरान भी इस बार लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। यानी दोनों देशों के बीच बात नहीं बनने वाली। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन के दौरे पर जा रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं यह दौरा ईरान पर हमले की आखिरी प्लानिंग और रोल तय करने के लिए हो रहा है। इस दौरे से पहले ही मिडिल ईस्ट में इतिहास के सबसे अधिक हथियार इकट्ठे किए जा चुके हैं। अमेरिका पहुंचने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया,
आज आपको उसे भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबल का जिक्र किया और यह भी कह दिया यह शांति का नहीं युद्ध का समय है। इसीलिए माना जा रहा है नेतन्याहू युद्ध की तारीख तय करने के मकसद से ही वॉशिंगटन जा रहे हैं और ईरान को भी हमले की पूरी आशंका है। मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण उस किताब को लेकर है जिसके प्रकाशित होने या ना होने पर संशय बना हुआ है। प्रकाशक का दावा है कि किताब अभी छपी ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद उस किताब की प्रतियां दिखाई जा रही हैं, उसके अंश मैगजीन में छप रहे हैं। अब इसी रहस्य को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस भी जांच में जुट गई है। यहां बात थल सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुस्तक के सर्कुलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई उस दावे के आधार पर की गई जिसमें कहा गया कि किताब की कॉपी सर्कुलेट हो रही है, जबकि इस किताब के प्रकाशन के लिए अभी संबंधित मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई, जिसे मंजूरी नहीं मिली, उस किताब का कंटेंट सार्वजनिक कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। डीएनए मित्रों, पुलिस की तरफ से केस दर्ज होने के बाद इस किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से भी एक बयान आया है। इस बयान में कहा गया है कि प्रकाशन के सभी अधिकार सिर्फ उसके पास हैं। अब तक किताब की ना तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। पेंगुइन के इसी बयान ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। जब प्रकाशन के सभी अधिकार उसके पास हैं और उसने किताब छापी ही नहीं, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में वो किताब कहां से आई। 4 फरवरी को राहुल गांधी ये किताब लेकर संसद परिसर में भी आए थे। आज जब राहुल गांधी से पेंगुइन की सफाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में आरोप लगाया कि पेंगुइन झूठ बोल रहा है। यह भी कहा किताब ई-कॉमर्स साइट पर उपलब्ध है। पेंगुइन कह रहा है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन किताब अमेजन पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने ट्वीट किया था कि कृपया मेरी किताब खरीदें। उन्होंने ये ट्वीट 2023 में किया था। मैं पेंगुइन की तुलना में नरवणे जी पर भरोसा करता हूँ। डीएनए मित्रों, राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता जनरल नरवणे के एक पोस्ट का हवाला भी दे रहे हैं। 15 दिसंबर 2023 को जनरल नरवणे ने पेंगुइन के एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था, अब उनकी किताब उपलब्ध है। नीचे पेंगुइन की तरफ से पोस्ट में लिखा गया कि अब आप इस किताब को प्री ऑर्डर कर सकते हैं। कांग्रेस का दावा है पेंगुइन ने अब अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। कांग्रेस की माने तो यह किताब 2024 में प्रकाश हुई थी और ई-कॉमर्स साइट पर यह मिल रही थी। हालांकि किताब के प्री ऑर्डर को लेकर भी पेंगुइन की तरफ से सफाई दी गई है। पेंगुइन ने 24 घंटे के अंदर अपनी दूसरी सफाई में कहा है कि प्री ऑर्डर प्रकाशन की एक मानक प्रक्रिया है। इससे पाठक और दुकानदार एडवांस में किताब को ऑर्डर दे सकते हैं। एक किताब को प्रकाशित तभी माना जाता है जब यह दुकानों पर खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। डीएनए मित्रों, हमने जब ई-कॉमर्स साइट पर किताब की उपलब्धता का पता लगाने की कोशिश की तो यह किताब दिखी। किताब में कितने पन्ने हैं यह भी लिखा हुआ है, लेकिन यह किताब वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मित्रों, किताब से जुड़े इस विवाद में सबसे अहम पक्ष जनरल नरवणे हैं। नरवणे ने इस विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए आज एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने पेंगुइन रैंडम हाउस की सफाई को शेयर करते हुए लिखा कि किताब की मौजूदा स्थिति यही है। इसका यह अर्थ हुआ कि पेंगुइन ने जो कहा वह सही है, यानी किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसका यह मतलब हुआ कि जिस पेंगुइन पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, जनरल नरवणे उसी के बयान पर मोहर लगा रहे थे। उसके बाद बीजेपी ने अब राहुल गांधी पर निशाना साध लिया कि राहुल गांधी जी अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है कि अब वो अबोध बालक की तरह नहीं, बहुत शातिर बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनका यह अपराध, मैं अपराध शब्द कह रहा हूं, अक्षम्य है। अब स्पष्ट रूप से उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशक और लेखक दोनों ने स्थिति साफ कर दी है। डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो हिंदी शक्ति से जुड़ा हुआ है। मित्रों, दिल्ली से करीब 14,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका देश गुयाना की संसद में आज हिंदी की गूंज सुनाई दी। वहां के एक मंत्री ने हिंदी में भाषण दिया। बजट सत्र के दौरान एक चुनौती के जवाब में गुयाना के कृषि मंत्री ने हिंदी में जवाब दिया। मित्रों, भारत में भी बजट सत्र चल रहा है। यहां पर चर्चा के दौरान कई सांसद अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, लेकिन जिस गुयाना की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, वहां की संसद में हिंदी में भाषण हुआ। जाहिर तौर पर यह हिंदी के लिए गौरवशाली क्षण है। यह हिंदी के वैश्विक विस्तार पर मोहर है।
मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जिस भाषा में मनुष्यता, साहस और धर्म का स्वर हो, वही संसार का मार्गदर्शन कर सकती है, और हिंदी में यह स्वर स्पष्ट है। इस स्वर को गुयाना की संसद में आकार देने वाले मंत्री का नाम है विकास राम किसून। विकास राम किसून वहां के कृषि राज्य मंत्री हैं। वो संसद में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान हिंदी बोलने का मुद्दा उठ गया। विपक्षी पार्टी के कुछ सांसदों ने कृषि राज्य मंत्री विकास राम किसून की हिंदी की समझ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो दावा कर रहे थे कि विकास को अपनी संस्कृति या हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है। इसी चुनौती पर गुयाना के कृषि राज्य मंत्री ने शुद्ध हिंदी में क्या कहा, वो अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे, और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी, और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज दे करके। विकास राम किसून की हिंदी और भरी संसद में हिंदी में उनका भाषण आपने सुना। उन्होंने अपने भाषण के छोटे हिस्से में काफी प्रभावशाली हिंदी का प्रयोग किया। मित्रों, विकास राम किसून भारतीय मूल के हैं, हालांकि उनका जन्म गुयाना में ही हुआ है। हम आपको विकास के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको गुयाना के हिंदी करेक्शन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश शासकों ने यूपी और बिहार से कुछ लोगों को गुयाना लेकर गए थे। जो लोग गए उन्हें भारतीय गिरमिटिया कहा गया और उन्हें वहां गन्ना उपजाने का काम दिया गया। आज भी गुयाना की लगभग 43% आबादी भारतीय मूल की है। और डीएनए में अब आज का संदेश, आपको आज उन कामों को करने के लिए तैयार होना चाहिए जो दूसरे नहीं करेंगे, ताकि कल आप ऐसी उपलब्धियां पा सकें जो दूसरों के पास नहीं है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का वक्त आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।